हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन जुलाई 2023 का पार्ट 2 सोशल इश्यूज़। गाइस, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, 3 टॉपिक्स कल आपसे डिस्कस किए गए थे। आज हम 4th टॉपिक डिस्कस करेंगे और सोशल इश्यूज़ के पार्ट को पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे। गाइस, जो 6.4 वाला टॉपिक है वो बात करेगा अर्बनाइजेशन। ठीक है, एक तरफ अर्बनाइजेशन है, एक तरफ एग्री फूड सिस्टम है, उसके बारे में हम देखेंगे। अभी एक्चुअली क्या हुआ, वाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, हम क्यों इस टॉपिक पे आ रहे हैं, क्योंकि गाइस अभी ना रिसेंटली सोफ़ी की रिपोर्ट आई। सोफ़ी बोले तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन वाला जो है आपका, ठीक है, सोफ़ी की रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज़ होती है और इस रिपोर्ट को जॉइंटली निकालते हैं ये 5 ऑर्गेनाइजेशन, फाओ, IFAD, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और WHO। ठीक है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। अर्बनाइजेशन कब होता है, जब रूरल एरियाज़ के लोग कुछ पुश फैक्टर्स की वजह से आते हैं और कुछ अर्बन कुछ पुल फैक्टर्स की वजह से। रूरल पुश एरियाज़ क्या है कि वहाँ पर उन्हें गरीबी झेलनी पड़ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ें। ठीक है, अर्बन पुल फैक्टर्स क्या होते हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएंगी, वेजेस हायर मिलेंगी, बेटर सोशल सर्विसेज मिलेंगी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इसलिए ये सारे के सारे पुल फैक्टर्स होते हैं। अब इस रिपोर्ट के तहत कुछ चीज़ें नज़र आई हैं, वो ये नज़र आई है कि 122 मिलियन पीपल से ज़्यादा जो हैं, बहुत ज़्यादा, वो 2019 के बाद से ही पैंडेमिक की वजह से ही हंगर फेस कर रहे हैं और कुछ रिपीटेड वेदर शॉक्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो 2021 में 22.3% चिल्ड्रन स्टंटेड आए हैं। स्टंटेड का मतलब क्या है उनका, कि एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो अगर एक व्यक्ति है कि उम्र जो है वो 10 साल है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हाइट नहीं है बच्चे की, तो वो फिर स्टंटेड में आता है। ठीक है, वेस्टेड में भी ऐसे ही होता है। वेस्टेड का मतलब क्या है, वेट टू लो फॉर देयर हाइट, कि वेट आपका एक एज में पर्टिकुलर में, जैसे आप मान लो कि बच्चा 10 साल का है तो इट हैज़ टू बी 40 kg ऐसे कुछ हो जाना चाहिए उसको, है ना, या 35, 30, 40 के बीच के होना चाहिए। बट वेट बहुत ज़्यादा कम है, 20-20 किलो ही है, तो विच इज़ वेरी लो। या 5.6 पर ओवरवेट माने जाते हैं, उतने ऐसे भी लोग हैं। तो मतलब 30 तरह की रिपोर्ट में निकल कर आया है। अब सोफ़ी ने ना 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे हैं। चेंजिंग एग्री फूड सिस्टम, अर्बनाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन हैज़ चेंज नाउ, वेयर एंड व्हाट फूड इज़ प्रोड्यूस, सप्लाई कैसे करनी चाहिए, कैसे कैसे कंज्यूम करना चाहिए, इस बारे में बात की जाएगी। अब देखो, अर्बनाइजेशन कैसे एग्री फूड सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है आपके लिए। तो सबसे पहली चीज़ है ना, आप देखो अर्बनाइजेशन में ना फूड चॉइसेस की बहुत डाइवर्सिटी है। कि अर्बनाइजेशन में क्योंकि इनकम लोगों की ज़्यादा होती है, हाउस होल्ड कंजम्पशन भी ज़्यादा डाइवर्स फूड होती है ना, हम एक जैसा खाना नहीं खाते। जैसे रूरल एरियाज़ में फिर भी दाल रोटी चावल के साथ चल जाता है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में क्या है, पोहा भी है, आपके तमाम सारे डोसा भी है, इडली भी है, बर्गर भी है, पिज़्ज़ा भी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास मिलती हैं, जो हम खाते हैं अर्बन एरियाज़ के लोग। तो इस वजह से क्या होता है कि फूड चॉइसेस जो होती हैं अर्बन एरिया का, ड्यू टू हायर इनकम्स एंड कंजम्पशन लेवल, आपका ये सब ज़्यादा होता है। ठीक है, बेटर लिंकेज की बात करोगे तो क्या होता है कि मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम फूड स्लेब, आपकी जो फूड सप्लाई चेन्स है वो ग्रोन हुई है ड्यू टू इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत अच्छी हो गई है ना। रोड्स हैं, वेयर हाउसेज़ हैं, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, इनका बेटर लिंक होने की वजह से अर्बन एरियाज़ में फूड सप्लाई मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों ही बहुत अच्छी है। बेटर इंटरलिंकेजेस की वजह से जो रूरल प्रोड्यूसर है उसको बेटर एक्सेस मिलता है एग्रीकल्चरल इनपुट्स का, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी जिससे बढ़ती है, उसकी इनकम लेवल भी बढ़ती है। अच्छा, डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं कि अलॉन्ग द फूड वैल्यू चेन, जैसे प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग, ट्रेड, ये सब बढ़ता चला जाता है। आपके अर्बन फूड मार्केट्स, रिटेल आउटलेट्स, ये सारा इंक्रीज़ हो रहा है। इसके साथ ही साथ आपका आता है एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एग्री फूड सिस्टम पे क्या पड़ रहा है वो भी हम देख लेते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड रिलेटिव टू प्रोसेस्ड एनर्जी डेंस फूड्स जो होते हैं, जिनमें हाई फैट है, शुगर्स हैं, सॉल्ट है, अनअफोर्डेबल है पुअर के लिए ना, वो नहीं ले सकता। इसकी वजह से देखो वो माल न्यूट्रिशन में रह जाता है ना, कुपोषित रह जाता है। लॉस ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटीज़ हैं ड्यू टू एक्सक्लूजन फॉर वैल्यू चेन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स। पेरी अर्बन एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड थ्रेटेंड है बाय अर्बन एक्सपेंशन की वजह से। डिमांड ट्रेडिशनल फूड्स की कम हो गई है, अनहेल्दी डाइट्स बढ़ गई है, लैंड यूज़ का पैटर्न चेंज हो गया है, फूड के जो डेजर्ट्स हैं, स्वैम्स हैं, उनका ग्रोथ हो गया है। अब समझने की ज़रूरत है फूड डेजर्ट क्या होता है। फूड डेजर्ट गाइस एक ऐसा जोग्राफिक एरिया है
स्टूडेंट्स को डाइवर्स, फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड जो है लिमिटेड होते हैं सॉरी। तो जब आपको किसी जगह पर डाइवर्स फूड ना मिले, फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड ना मिले, क्योंकि वो फूड एंट्री पॉइंट्स नहीं हैं और वहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रैवलिंग डिस्टेंस नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पर फूड डेजर्ट कहते हैं। एक होता है फूड स्वाम्स एरियाज़, वो एरियाज़ हैं जहाँ पर हाई एनर्जी डेंसिटी फूड ओवर अबेंडेंस में है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी मिनिमल है, ठीक है। उसके बाद सवाल ये आता है हाउ टू टैकल चैलेंजेस एंड प्रमोट अपॉर्चुनिटीज़। तो पहली चीज़ है द पॉलिसी अप्रोच, और पॉलिसी अप्रोच क्या कहती है, नीड्स टू लिवरेज द प्रोग्रेसिव कनेक्टिविटी बिटवीन अर्बन, पेरी अर्बन एंड रूरल एरियाज़। पर पेरी अर्बन मीन्स सेमी अर्बन जो आपके एरियाज़ हैं। तो पॉलिसी अप्रोच अगर करोगे तो वहाँ पर उसको कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक गुड्स को अच्छा करो ताकि आपकी फूड सिक्योरिटी इन्हांस हो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से भी आप ना फूड ऐसे एरियाज़ में भी दे सकते हो जो आपके फूड डेजर्ट वाले एरियाज़ हैं। गवर्नेंस सिस्टम अपना अच्छा करो, क्रॉस सेक्टोरल की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ को काम करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपका हर तरह का जो ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पर फूड पहुँच पाए। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू टैकल दिस टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, जिसको हम PGI कहते हैं फॉर स्कूल एजुकेशन सिस्टम। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2 रिपोर्ट रिलीज़ करी हैं, PGI 2.0 फॉर स्टेट यूटीज़ और PGI फॉर डिस्ट्रिक्ट्स। तो PGI क्या है, बेसिकली दे असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम को असेस करते हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और दोनों ही रिपोर्ट्स का काम क्या है, तो डेटा है फ्रॉम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2021-22 का, उसको चेक करना, रिपोर्ट को बनाना। इसमें 10 ग्रेड दिए जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, जैसे ग्रेड्स हैं, दक्ष है, हाई ग्रेड है, उत्कर्ष है, एंटी उत्तम है, ऐसे ऐसे कई दे रखे हैं। PGI 2.0 फॉर द ईयर 2021 और 22 में क्या है कि PGI स्टेट जो UT है फर्स्ट रिलीज आपका 2017-18 में हुआ था, उसके बाद 2020-21 में हुआ था। अब ये कह रहा है इस रिपोर्ट के तहत कि देखो जी, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसने हाईएस्ट ग्रेड अटेन किया हो, दैट इज़ दक्ष। नन ऑफ द स्टेट्स हैव अटेन्ड हाईएस्ट ग्रेड, यानी दक्ष सबसे हाईएस्ट ग्रेड है, किसी भी स्टेट को नहीं मिला। टॉप मोस्ट ग्रेड जो आपके ग्रेड अटेन हुए हैं PGI 2.0 में, वो प्रतिष्ठा है 2 पे ओनली 2 स्टेट, आपके UT पंजाब एंड आपकी चंडीगढ़ को मिले हैं 3 स्टेट। उसके बाद आपके आकांक्षी ग्रेड, लोएस्ट ग्रेड मिले हैं इनको। तो रिलेशन क्यों है, अपना रिलेशन क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम स्कोर जो ऑब्टेन्ड बाय स्टेट यूटीज़ वो 23.8% ही है। तो बेसिकली ना PGI डीकम्बाइंड रिपोर्ट भी आती है, वो भी आपका देखती है, आउटकम चेक करती है, इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन चेक करती है, सोशल सेफ्टी देखती है। तो नन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैव अटेन्ड टॉप 2 ग्रेड इन दिस, जिसमें दक्ष और उत्कर्ष किसी को भी नहीं मिला है ना। तो ये एक शेमफुल पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं मदर टंग इन फाउंडेशनल एजुकेशन में। देखो CBSE डायरेक्ट कर रहा है एफिलिएटेड स्कूल्स को कि वो इंडियन लैंग्वेजेस को ऑप्शनल मीडियम ज़रूर बनाएं और मल्टी लिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करें। इससे रिलेटेड आर्टिकल ज़रूर याद रखना है। आर्टिकल 350 का जो A क्लॉज है ना, उसमें गवर्नमेंट को ट्राई करते रहना चाहिए जो कि बच्चे हैं वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से जो आ रहे हैं उनको एजुकेट किया जाए, उनके मदर टंग में उनको पढ़ाया लिखाया जाए। फिर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, तो उसमें भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो स्कूल में है वो भी मदर टंग लैंग्वेज को ही बोला गया है। तो ये दोनों बातों को जब भी आप मदर टंग लिखो ना इन फाउंडेशनल एजुकेशन तो ज़रूर लिखना है। तो CBSE ने क्या करा, एडवाइस करा है इंडियन लैंग्वेजेस को कि शेड्यूल 8 में भी भाई जो लिस्टेड है कम से कम वो तो यूज़ करो, या फ्रॉम प्राइमरी लेवल से लेके क्लास 12 तक भी बोला है। अभी पहले क्या होता था 11-12 में बच्चे लैंग्वेज पढ़ते नहीं थे, अभी बोला जा रहा है कि लैंग्वेज पढ़नी है। तो ये जो मूव है इट इज़ अलाइन विद योर NEP 2020 के साथ ही, जहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने की बात की जा रही है। अब देखो ये समझो, किसी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना वो होता है, इसलिए कहा जा रहा है कि टीचिंग इन अ लैंग्वेज अदर देन मदर टंग ना ऑफन कॉम्प्रोमाइजेस कॉम्प्रिहेंशन, और वो फिर रोड मेमोराइजेशन करते हैं, टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, तो उससे इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता क्योंकि उनको भाषा की जानकारी नहीं थी। ऐसे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। टीचिंग इन द मदर टंग जो होता है उससे आपकी चाइल्ड की सेल्फ इस्टीम बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका क्लासरूम पार्टिसिपेशन बढ़ता है, ड्रॉप आउट्स कम होते हैं, बेटर इंगेजमेंट होती है। जैसे मान लो एक स्कूल के अंदर ना एक बच्चा माइनॉरिटी सेक्शन का आता है, अब उसको नहीं आती इंग्लिश बोलनी, तो बाकी बच्चे उसको फिर टीज़ करेंगे, है ना, उसके ऊपर हंसेंगे, इंगेज नहीं करेगा, स्कूल नहीं आएगा वो। तो ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरत है ना मदर टंग
फिर उसके बाद होम स्कूल पार्टनरशिप की भी ज़रूरत है कि पेरेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन देयर चाइल्ड एजुकेशन, वो भी पढ़ेंगे और उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद कल्चरल हेरिटेज आपका इससे प्रिजर्व होता है। यूजिंग मदर टंग इन स्कूल्स में आता है। तो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, तो मदर आपका ये 2011 का सेंसस हुआ, इसमें 270 मदर टंग्स का ना इस्तेमाल की जाती है। तो यानी कि जो क्लासरूम में माइट हैव चिल्ड्रन विद मोर देन वन स्पोकन लैंग्वेज भी हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, किस किस की डाइवर्स नीड्स को आप फुलफ़िल करोगे, है ना। फिर स्कूल्स की रेजिस्टेंस है, वो इंग्लिश को ही मेन मीडियम मानते हैं, तो वो कैसे अडॉप्ट करें, मदर टंग के टीचर्स कहाँ से हायर करें, और फिर हायर कर भी लिया तो किस किस लैंग्वेज को प्रमोट करें, ये भी एक क्वेश्चन है। टीचर्स की अवेलेबिलिटी की बात मैंने आपको कर ही ली है। फिनेंशियल वाइबिलिटी नहीं है, न्यू लर्निंग मटेरियल कहाँ से लाओगे, उसका स्क्रिप्ट कैसे तैयार करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। पॉलिसी में भी इश्यूज़ हैं, कैसे उसको करना है, डिज़ायरेबल कैसे बनाना है, कोई क्लियर पाथ नहीं है इम्प्लीमेंटेशन करने का। ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं फ्यूचरिस्ट के लिए तैयार करने के लिए, तो वो नहीं मानेंगे। अब देखो उड़ीसा ना एक ऑनली स्टेट बन चुका है जहाँ पे ना मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन दी जा रही है और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल एरियाज ही बहुत है इसलिए। अब वे हेड में कह रहा है, देखो इमीडिएट ट्रांजिशन के बारे में मत सोचो, ग्रेजुअल करो। आपको ठारी कमीशन है 1964-66 में, इन्होंने सजेस्ट करा है कि इन ट्राइबल एरिया फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ स्कूल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड बुक्स जो हैं वो लोकल ट्राइबल लैंग्वेज में होनी चाहिए, और रीजनल लैंग्वेज शुड बी टॉट सेपरेटली, उनको रीजनल लैंग्वेज टॉट करनी चाहिए और वो बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय द 3rd year। लर्निंग बाय इम्प्लीमेंटिंग पायलट प्रोजेक्ट्स भी आपको, तो आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम्स को, इम्प्लीमेंटेशन को, कॉस्ट ऑफ चेंज को। उसके बाद आपका क्या है, हायरिंग स्किल टीचर्स को भी हायर करो फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। अगर आप सक्सेसफुल चाहते हो तो आपको ना ऐसे टीचर्स को हायर करना पड़ेगा जिन्हें पिडागोलिकल चेंजेस हों, ट्रेन टीचर्स हों। तो आपके ना पेडागोजी आपने शायद पढ़ी भी होगी, तो उसमें ना पढ़ाया जाता है और टीचर्स को सीटेट के पेपर में ना वो दिया जाता है। उसके बाद ना कोलैबोरेटिव अप्रोच की बात की जा रही है कि स्कूल्स को ना कोलैबोरेट करना पड़ेगा और ऐसा पूल अवेलेबल रिसोर्सेज का चुनना पड़ेगा जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को आगे प्रमोट कर पाए। डिजिटल डिवाइड भी ख़त्म करना होगा, तभी आप साइबर स्पेस को अगर चाहोगे आप उसको ठीक करोगे, तभी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाएगा। तो ये सब तरीके से आपको बताना है कि ऐसे मल्टीलिंगुअल आप एजुकेशन के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू कैन राइट। कोठारी कमीशन ज़रूर डालना कि उनका क्या सजेशन था। लर्निंग बाय इम्प्लीमेंटिंग पायलट प्रोजेक्ट्स, ये सारी बातों को आप लिखना, उड़ीसा का एग्जाम्पल दे देना। तो ऐसे उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है द पाथ्स टू इक्वल रिपोर्ट के बारे में। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस वुमेन जॉइंटली रिलीज़ करा है। पाथ्स टू इक्वल 2 इंडाइसेस हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी की रिपोर्ट है। देखो UNDP क्या है, 1966 में आया है UNDP, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसके न्यूयॉर्क में है, US के अंदर। इसकी मैंडेट है टू रेडिकेट पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया जाए, है ना। ये 2 रिपोर्ट भी निकालता है UNDP, एक आपका MPI दैट इज़ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है। इस रिपोर्ट के तहत ना वो 2 इंडाइसेस की बात कर रहा है। एक है आपका ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ठीक है, जो इवेलुएट करता है स्टेटस ऑफ वुमेन रिलेटिव टू मेन अक्रॉस 4 डायमेंशंस, लाइफ एंड गुड हेल्थ, एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग, लेबर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी बातें। और एक है वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडेक्स भी निकालता है कि फोकस सोली वुमेन पे करता है, पावर को मेजरमेंट करना, चॉइसेस को देखना, ये सारी बातें। 4 डायमेंशंस को देखता है और न्यू डायमेंशन अभी है वो जो फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस भी एक नई डायमेंशन आई है। तो याद रखना नई डायमेंशन भी इसमें कनेक्ट की गई है ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स के अंदर, दैट इज़ फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस ऑल्सो। अच्छा, इस रिपोर्ट के ना कुछ की फाइंडिंग्स हैं। जेंडर पैरिटी ऐसे नो भी आज तक किसी कंट्री ने फुल जेंडर पैरिटी नहीं जीता, इंडिया में लो ही रहता है डिस्पाइट मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर भी लो रहता है क्योंकि इसमें ना कई सारी बातें हैं। जैसे देखो UN वुमेन एक बॉडी है जिसमें न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर्स है, 2010 में आई। उसका काम यही है कि भाई इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना मेंबर कंट्रीज़ के साथ बैठ के, और जेंडर इक्वलिटी के बारे में है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के बारे में सोचती है। लाइफ एंड गुड हेल्थ के बारे में कह रहा है कि 2022 के अंदर ना मोर देन 1.2 बिलियन वुमेन थी, गर्ल्स थी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, जो कि ना आपकी ऐसी कंट्रीज़ में थी जहाँ पे सेफ अबॉर्शन का रिस्ट्रिक्शन था, एक्सेस ही नहीं था। मतलब इतनी शर्म की बात है। देखो मतलब वी आर लिविंग इन दी 21st सेंचुरी एंड स्टिल वी आर नॉट हैविंग द एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन, नहीं हो पा रहे हैं। एजुकेशन एंड स्किल बिल्डिंग नॉलेज की बात है तो 11 से 20 मिलियन सेकेंडरी स्कूल एज गर्ल्स हैं जो आपके फोर्स हैं आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू पैंडमिक। फिर लेबर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रॉब्लम है, वुमेन ग्लोबली आर इन द लेबर फोर्स।
डिसीजन मेकिंग की बात है, क्लोज टू 9 of 10 वुमेन एंड मैन बाइसेस हैं अगेंस्ट वुमेन, फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस टू 45 मिलियन वुमेन है जो कि 15 या उससे ओल्डर हैं, वो फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस का पार्ट बन जाते हैं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है, तो फिर इसीलिए रिपोर्ट में ऐसा है, ठीक है, समझ रहे हो ना क्यों इतना डिक्लाइन जाता है। अच्छा, उसके बाद ना कुछ शॉर्ट्स हैं, इसी में डिस्कस कर लेते हैं, 3-4 ही अभी हो जाएगा। SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 के बारे में रिलीज़ कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस रिलीज़ करता है। कौन सा डिपार्टमेंट करता है ये भी याद रखना है, UNDSA, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। ये आपका पूरा देखता है कि 2030 तक आप एजेंडे को फुलफिल कर पाओगे या नहीं। SDG में 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। मोर देन 50% जो टारगेट SDG का वीक है, 30% जो है तो स्टॉल करा गया। देखते हैं आगे उसका क्या रहता है, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक से ना बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुआ है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पोल्यूशन, ये सब लास्टिंग इम्पैक्ट है। तो 2030 तक क्या है कि 84 मिलियन चिल्ड्रन विल बी आउट ऑफ स्कूल, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। और 300 मिलियन जो बच्चे हैं, यंग पीपल हैं, वो स्कूल अटेंड करेंगे, विल लीव अनेबल टू रीड एंड राइट, उनको नहीं कर पाएंगे। तो करंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या है कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और अर्जेंट एक्शंस अगर नहीं लिए गए तो ये फिर होके रहेगा। तो इसीलिए जो हेड हैं स्टेट के, गवर्नमेंट के, उनको रिकमिट करने को बोला है कि वापस से देखो, SDG गोल पे नहीं पहुंच पा रहे हो। कह रहे ऐसी एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा था इंटरनेशनल कम्युनिटी का, उसको भी ज़रूरत है कि वो डिलीवर किया जाए। टारगेट पॉलिसी एक्शन लेने की ज़रूरत है, बूस्ट करना होगा मल्टीलेटरल सिस्टम्स को। UNDSA का ध्यान रखना, इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है, रूटेड UN चार्टर के अकॉर्डिंग बना है, इसने ही गाइडलाइंस वगैरह बना के दी हैं। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि सारी गवर्नमेंट मिलकर और सब इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल्स को फुलफिल करें, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है 2 न्यू हेल्थ बिल्स पास्ड इन पार्लियामेंट। एक नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन का बिल है 2023 का, एक नेशनल डेंटल कमीशन का बिल है 2023 का। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है ताकि क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव की जाए पैरामेडिकल स्टाफ की, यानी कि नर्सेस की, मिडवाइफ्स की, डेंटल सेक्टर्स की। तो बिल्स बेसिकली ना NMC की वजह से ही आ रहा है, उसी की लाइन में बनाया गया है ताकि ना लोगों के मेडिकल एजुकेशन का जो एक्सेस क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो पाए। तो जो नेशनल डेंटल कमीशन है ना, उसने रिपील करा है डेंटिस्ट के एक्ट 948 को, इसमें रेगुलेट करना है डेंटल एजुकेशन को। और इसमें एक एग्जिट टेस्ट भी होगा डेंटिस्ट का, ताकि नेशनल एग्जिट टेस्ट जैसे है ना, वैसे ही इसके लिए भी बनाया जा रहा है। और इसके अलावा ना जो आपका नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन है, उसमें भी कुछ चेंजेस लेकर आए हैं। तो जैसे वहाँ पर चेंजेस है, वैसे यहाँ पर भी चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर ना फ्रेम पॉलिसी बनाने के लिए एक इस्टेब्लिशमेंट भी किया गया एक बॉडी का, ताकि वो मिडवाइफरी और गवर्नेंस पॉलिसी, स्टैंडर्ड पॉलिसी बना पाए। अब इस बिल की ज़रूरत क्यों थी? देखो, हमें इसलिए ज़रूरत थी कि 40% हमारे यहाँ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में जिनमें नर्सिंग कॉलेज ही नहीं है, और नर्स टू पॉपुलेशन रेशो इतनी शर्मनाक लगेगा आपको कि हमारे 1000 पेशेंट पे ना 2.06 नर्स मिलती है, जबकि 3 होनी चाहिए एज पर द आपका ग्लोबल बेंचमार्क। उसके बाद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत थी, दैट इज़ वाई वी हैव क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ बिल्स। अच्छा, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो UGC ने उसके लिए हायर एजुकेशन प्लान करा है। सब्सिक्वेंटली UGC हैज़ डेवलप गाइडलाइंस फॉर इंडिविजुअल HEIs ऑल्सो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए ही। तो इनका बिलीव है कि भाई जितने भी आपके इंटीग्रेटेड अप्रोचेस के साथ काम किया जाए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा जाए और लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली फास्ट ट्रैक प्रमोशन सिस्टम है, 50% टोटल फैकल्टी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना हायर एजुकेशन सेंटर्स में, उसी लिए ये पूरा सिलसिला चलाया जा रहा है, ठीक है। तो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट योर सोशल इश्यूज़, है ना। नेक्स्ट से अभी हम साइंस एंड टेक लेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशंस में। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।